हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आप सभी बेटा? बेटे आज हमारे चैप्टर की लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो बेटे याद हो अगर तो कुछ क्लासों पहले शुरुआत में ही हमने अपने सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था इस चैप्टर के कि हमारे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक बार जरा जल्दी जल्दी याद दिला दूं आपको। बेटे दो टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते थे हमारे पास। एक होते थे हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होते थे हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होते थे जिसके अंदर की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स की संख्या बराबर होती थी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2 दैट गिव H2O। तो इस तरीके से कुछ मैंने कर दिया। अब देखिए अगर हम एटम्स की संख्या देखें रिएक्टेंट में, ये अपनी रिएक्टेंट साइड है और ये अपनी प्रोडक्ट साइड है। आइए एटम्स की संख्या देखते हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बराबर है? हाँ है। क्या ऑक्सीजन बराबर है? हाँ है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा? ये केमिकल इक्वेशन क्या है? सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बेटा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पे ये रिएक्शन लिखता हूं कुछ इस तरीके से कि H2 प्लस O2 दैट गिव H2O। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं आज यही हमको सीखना है। अब सबसे पहले तो ये बैलेंसिंग का टॉपिक स्टार्ट करते ही हर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्यूरियोसिटी होती है, ये क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात बताओ, हमको आखिर बैलेंस करना क्यों है? Why do we need to balance an unbalanced chemical equation? किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस हमें क्यों करना है? तो बेटा किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है इसलिए ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर सके। बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको यही कहा करता था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सारे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनका मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होगा। बेटे अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं। रिएक्शन से पहले हमारे पास क्या होता है? गौर से देखिए, रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट। इट मींस कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट्स का पूरा मास प्रोडक्ट के पूरे मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा अगर एटम्स की संख्या अनबैलेंस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कभी भी बराबर नहीं होगा। आप चाहो तो चेक कर लो। आओ चेक करते हैं। यहां पे एटम्स की संख्या है 4, यहां पे एटम्स की संख्या है 3। जरा मास चेक करते हैं। यहां पे हाइड्रोजन का मास हो गया 2 इंटू 1 यानी कि 2 और ऑक्सीजन का मास हो गया बेटे 16 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया? 32। 32 और 2 कितने होते हैं बेटे? 34। रिएक्टेंट का मास हो गया 34 यूनिट्स। प्रोडक्ट पे चलते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स है 2 तो इनका मास हो गया 2। ऑक्सीजन का एटम है 1 तो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। तो बेटे यहां पे मास कितना हो गया बताइए? 16 और 2 18। बेटे क्या ये बराबर है? 34 और 18 दे आर नॉट इक्वल। अगर ये बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे ओबे हो रहा है भैया? समझाइए जरा, है ना? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बेसिकली बेटा ये कहता है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास है टोटल वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। मास नहीं तो क्रिएट हो सकता है नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर भैया यहां तो डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है ना? ऑन द अदर हैंड जब हमने इसको बैलेंस किया है यहाँ पे तब जरा देख लेते हैं एक बार कि क्या ही फर्क पड़ गया बैलेंस करने के बाद। तो देखिए 4 हाइड्रोजन का मास 4 और 2 ऑक्सीजन का मास 16 टू द 32 32। 4 हाइड्रोजन का मास 4 और 2 ऑक्सीजन का मास 32। 32 और 4 36। 32 और 4 36। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास बराबर है यहाँ पे बेटा? बिल्कुल बराबर है। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। तो हमको यही चीज करनी है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। समझ में आ गया क्यों बैलेंस करना है?
क्यों करना है? ताकि बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या हो सके, ओबे हो सके। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे यही कहता है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। और क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, जो कि क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंसिंग के हमारी बुक में कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, बड़े ही पकाऊ स्टेप्स दे रखे हैं कि डब्बा बनाओ, एक डब्बा सॉल्व करो, फिर दूसरा डब्बा सॉल्व करो, फिर तीसरा डब्बा सॉल्व करो। ऐसे डब्बे डुब्बे कुछ नहीं करने हैं। और मैं आपको बताऊं तो बेटा बैलेंसिंग के जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है ना, प्रैक्टिकल स्टेप्स किसी बुक में आपको मिलेंगे नहीं। आपको बैलेंसिंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स तभी पता लगेंगे जब आप 100, 200, 150 बैलेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे, या तो तब पता लगेंगे जब किसी ने 100, 200, 150 बैलेंसिंग प्रैक्टिस की हो और वो आपको बताए कि कैसे कैसे बैलेंस करना है। तो इस मामले में मैं आपकी इजीली हेल्प कर सकता हूं कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस कैसे करना है। हम एकदम सिंपल रिएक्शन को लेकर के चलते हैं। जैसे अभी मैंने ये जो मैजिक किया ना कि मुझे पहले से ही मैंने यहाँ पे 2 2 लिख रखा था, तो ये कैसे किया, हम इसी रिएक्शन से शुरू करते हैं, सिंपलेस्ट एकदम बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो बेटा बैलेंसिंग के लिए हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई देखी कि H2 + O2 that give H2O, ये हमको रिएक्शन दे रखी है। अब हमको क्या करना है कि 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में हम लिखेंगे एलिमेंट, एक में हम लिखेंगे LHS एटम्स, और दूसरे में हम लिखेंगे RHS एटम्स। ठीक है बेटा। बेटे एलिमेंट कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में? देखिए, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है बेटा, हमें एक बात क्या ध्यान रखनी है कि बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ और ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो कल को कोई ऐसा रिएक्शन आता है जिसमें यहाँ हाइड्रोजन हो और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, तो ये मत कर देना कि H लिखोगे फिर O लिखोगे फिर से H लिखोगे। भैया है तो वो H ही, चाहे यहाँ हो या यहाँ पे हो। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ कि बेटा अभी H सेपरेटेड है, कल को ऐसा हो सकता है कि ये H आपको ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ देखने को मिले, बट आप H को लिखोगे एक ही बार। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ वो हाइड्रोजन ही है। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का छोटा भाई है, तो उसे अलग डिनोट करना है। ठीक है, अच्छा एटम्स देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है बेटा, अब चलिए इसको हम बैलेंस करना शुरू करेंगे कि देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसको बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, अब मैं आपको ना कुछ रूल्स बताता हूं छोटे छोटे, यहां साथ में बैलेंसिंग करने के साथ। बेटा बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल सुनिए कि आपको ऑड इवन करना है। ऑड इवन करने का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि एक तरफ ऑड नंबर्स में है एक तरफ इवन नंबर्स में है, तो आपको उसे सही करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग में ना, बैलेंसिंग का मतलब आप मेरा ये तुक्का कह लो या कुछ भी कह लो, नॉलेज कह लो, कुछ भी कह लो, आप जब एक इक्वेशन को बैलेंस करके उठोगे ना, आपको सारे नंबर्स इवन मिलेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप करोगे ना, जितने भी करोगे, सारे क्वेश्चंस में ना आपको, आप एटम्स जोड़ करके देख लेना, सब में आपको एटम जो है LHS और RHS में इवन मिलेंगे। ऑड नहीं मिल सकते बड़ा, चांस ही नहीं है, बहुत कम चांस है, रेयर चांसेस। ठीक है, तो ऑड इवन को इवन इवन करना है, सही करना है हमको। तो चलिए आइए देखते हैं। हाइड्रोजन तो बिल्कुल ठीक है, 2 और 2। ऑक्सीजन जो है वो 2 और 1 हो रखा है बेटा, ये इवन है, ये ऑड हो रखा है। तो इस ऑड को इवन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि यहां पे मैंने क्या किया, इस H2O के आगे 2 लगा दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, H2O के आगे 2 लगाने से हुआ क्या? बेटे जैसे एक बात बताओ, एक नंबर लिखा है 3 + 5, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से 3 भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से 5 भी मल्टीप्लाई होगा, बराबर ना? ठीक इसी तरीके से ये जो 2 है, ये मैंने H2O के आगे लिखा है, तो बेटा ये 2 इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा
और ये 2 इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब जरा गौर से देखो, ऑक्सीजन का कोई नहीं था, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो 2 into 1, ऑक्सीजन तो 2 हो गए भैया, सही कर दिया आपने। हाइड्रोजन देखो 2 into 2 कितने हो गए बेटे, 4 हो गए। ओहो नुकसान हो गए। अब बेटे थोड़े समाज की बातें कर लेते हैं कि बेटे हमने क्या किया है, हमने अपनी भलाई के चक्कर में, अपना कौन था, ऑक्सीजन, हमने अपनी भलाई के चक्कर में किसी और का नुकसान कर दिया है। कोई और कौन है बेटा, हाइड्रोजन। तो बेटा बैलेंसिंग का दूसरा रूल कि नुकसान हमने किया है तो भरपाई भी कौन करेगा, हम करेंगे। तो हमने किसका नुकसान किया, हाइड्रोजन का, तो भरपाई भी कौन करेगा, हम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है, इसको 2 तो कर नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। इस 2 को 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आगे 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पर ये 2 और ये 2 अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, यहां ऊपर ही मत कर देना वरना खिचड़ी पक जाएगी। ये तो सिंपल था, हो सकता है कि आगे कोई ऐसी क्वेश्चन आएगी जहां एक बार 2 मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा, फिर 3 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, तो अपने दिमाग में। चलिए आगे अब देखते हैं हमने क्या क्या किया बेटा। H2 में क्या आगे 2 लिखा, O2 लिखा और H2O के आगे 2 लगाया था। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, खत्म। चलो एक और करते हैं ऐसा ही सिंपल। तो Na+O2 that give Na2O, Na+O2 that give Na2O। चलिए आइए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। एलिमेंट लिखा, LHS लिखा, RHS लिखा। अच्छा, एलिमेंट में Na लिखा, O लिखा। Na के कितने एटम है बेटा LHS में, 1, ऑक्सीजन के 2, उस साइड में Na है 2, ऑक्सीजन में 1। भैया आपने बोला था जो ऑड होगा उसको इवन करेंगे, यहाँ तो दोनों ऑड इवन बना रहे हैं। हाँ बेटा, भैया फिर क्या करें, बेटा दोनों में से किसी को भी इवन कर लो, आप बताओ किसे करोगे। तो अगर मुझसे पूछोगे कि किसको करें भैया, तो मैं बोलूंगा बेटे सोडियम को कर लो ना, सिंपल है, क्योंकि यहाँ तो 2 है सोडियम, है ना, यहाँ पे तो 2 है सोडियम, और तो यहाँ पे अगर आप 2 कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका 2Na हो जाएगा। और फिर भी एक समस्या है कि बेटे 2Na अगर इसको कर लोगे तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कैसा है, अकेला ही है ना, तो फिर दोबारा चेंज करना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 करने के लिए ऑक्सीजन को आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, और सोडियम कितने हो जाएंगे, 2 into 2 4। बेटे ऑक्सीजन का तो भला कर दिया आपने, पर ऑक्सीजन का भला करने के चक्कर में बिगड़ कौन गया, नुकसान किसका हो गया, सोडियम का हो गया। अब बेटे नुकसान हमने किया है, पिछले स्टेप में सीखा था, नुकसान हमने किया है तो नुकसान की भरपाई भी कौन करेगा, हम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 4 लगा के। तो लो हो गया खत्म, हो गया खत्म। 4Na+O2 that give Na2O, इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक, एक बार ऐसा सिंपल देखते हैं, Mg+O2 that give MgO। चलो एलिमेंट LHS RHS MgO, ठीक है बेटा, Mg हो गया, O हो गया, और इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1। ये लो बेटा, देखो ध्यान से, फिर से ऑड इवन का पंगा। ऑड इवन कौन कर रहा है भाई साहब, ऑक्सीजन कर रहा है, तो क्या करेंगे, ऑड इवन को इवन करेंगे। इवन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा के, ठीक, यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो इवन हो गया, पर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम भी चेंज हो गया, ये भी 2 हो गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ वाले मैग्नीशियम पे 2 लगा दो, तो लो हो गया बैलेंस। 2Mg+O2 that give 2MgO। खत्म 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 खत्म। ठीक, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको बैलेंसिंग आ गई, क्योंकि अपने को इक्वेशन दी हुई हो तो बैलेंस तो अपन अब कर लेंगे, इतना तो अपने को पता है।
पर बेटे मजा असली तब आएगा जब अपने को ना एक वर्ड इक्वेशन दी हुई हो या एक स्टेटमेंट वाली इक्वेशन दी हुई हो और उसमें से हमको सॉल्व करना हो। उसमें से पहले हमको ये इक्वेशन बनानी पड़े फिर बैलेंस करना पड़े, तब बहुत मजा आएगा। तो एनसीईआरटी में ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम अभी फटाफट से जो है सॉल्व करते हैं। सारे नहीं, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही दिमाग घुमाने वाले होते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और इसके बाद से उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे और अपना चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट कर लो जब तक आप पहले इसे देख लो अच्छे से। बेटा चलिए आइए तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि डाइहाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है, डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, डाइनाइट्रोजन गैस से। डाइनाइट्रोजन से गैस से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। अब आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ये रिएक्शन लिखनी है, इसकी इक्वेशन बनानी है और बैलेंस करना है। अब आएगा ना मजा। और यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे बेटा, वो तो बैलेंसिंग सिखाने के लिए था कि बैलेंसिंग किस चिड़िया का नाम होता है। असली तो नंबर लेने वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, बल्कि इससे भी बड़े बड़े। तो आइए देखते हैं बेटे। डाइहाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2 गैस और डाइनाइट्रोजन गैस का मतलब होता है N2 गैस। ये दोनों मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर किसी को नहीं पता कि दो रिएक्टेंट्स को मिला करके, दो एलिमेंट्स को मिला करके, दो चीजों को मिला करके जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए बेटा यूज ITUS मेथड। ITUS बोले तो भैया ने बनाया है आप लोगों के लिए, इसकी टोपी उसके सर। कैसे करनी है इसकी टोपी उसके सर, वो देखिए। नाइट्रोजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटे, 3। हाइड्रोजन की होती है 1, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। टाके भिड़ाने हैं बेटा। टाके भिड़ा दिए तो क्या हो गया, N1H3 हो गया। 1 को तो लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, ना प्लस को लिखने की जरूरत होती है। तो बेटे अमोनिया का क्या फॉर्मूला बन गया, अमोनिया का फॉर्मूला बन गया NH3। बात समझे। अब इसको फिर से बैलेंस करना है। चलिए अब इसको बैलेंस करना है, अब इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इधर लिखा है एलिमेंट, इधर लिखा है LHS, इधर लिखा है RHS, है ना। अच्छा, एलिमेंट में H लिखा, N लिखा, एटम है 2 और 2 और 1 और 3, सॉरी उल्टा कर दिया, 3 और 1। चलिए आइए, ये भी ऑड इवन और ये भी ऑड इवन। अब किस ऑड इवन से शुरू करेंगे, ये बात ध्यान से सुनो बेटे। जब ऐसे ऑड इवन देखने को मिले ना, 2 3 5 7 ऐसे ऑड इवन देखने को मिले, तो ध्यान रखना वो ऑड इवन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं, मतलब ये ऑड इवन फिर इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब सही हो जाएगा। पर यहाँ पे बेटे 2 है और 3 है, आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है 2 में और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है 3 में, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम रिजल्ट दें। बात समझ रहे होंगे। 2 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो तो आइए अब 2 और 3 दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होता है पता है आपको, 6 है बेटा। 2 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो आइए देखिए, अगर मैं NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटे H कितने हो जाएंगे, 6, और N कितने हो गए, 2, है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, आप तो ये ऑड इवन सही करने गए थे और आपने तो नाइट्रोजन बैलेंस कर दिया। बेटे ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं ऑड इवन सही करने गया था, ये नहीं बोला था आपको कि बैलेंस कर दूंगा। मुझे पहले ऑड इवन सही करना था और मैंने ऑड इवन सही कर दिया है। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। और ये जो है ना, ये मैं हाइड्रोजन को सही करने गया था और देखो नाइट्रोजन को बैलेंस करके आया हूँ। इसे बैलेंसिंग में कहते हैं बोनस पॉइंट। तो ये मुझे बोनस पॉइंट मिला, इनाम मिल गया बेटे मेरे को, ठीक है, कि मैं कुछ और बैलेंस करने चला गया था और कुछ और बैलेंस हो गया, इनाम मिल गया मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा,
तो अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब आगे 3 लगा दूं तो 3 लगाते ही 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया बैलेंस, खत्म काम भैया, खत्म खत्म। तो ये हो गया 3H2 प्लस N2 दैट गिव 2NH3 फिनिश। फिनिश। आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओहो क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और दे रहा है वाटर प्लस कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, यही दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है बराबर। तो चलो अब ये बैलेंस कर दो भाई साहब। तो सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा। तो देखो कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेटे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है जानते हो ना? अगर नहीं जानते तो बना लो। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। क्या करेंगे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो ये हो गया CaOH। अब पता है कुछ नालायक बच्चे ऐसा होता है ना कि CaOH इतना सही करते हैं बाद में सब खराब कर देते हैं ऐसे 2 लिख के। बड़ा ध्यान रखिएगा ये 2 यहां नहीं लिखना है, क्योंकि बेटा अगर आप ये 2 यहां लिख देंगे तो इसका मतलब कि ये 2 हाइड्रोजन के साथ है, जबकि ध्यान से समझिए बात को, आप इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे OH से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे CaOH ट्वाइस। बात समझे? इसको ट्वाइस पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं CaOH ट्वाइस। अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीख लो इसे, ठीक है। नहीं आता 10th में कई सारे बच्चों को, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं होती। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर फॉर्मूला किसी को रीड करके बताओगे तो CaOH ट्वाइस, 2 है तो ट्वाइस, 3 होता तो थ्राइस, ठीक। चलो तो CaOH ट्वाइस ना लिख दिया, ठीक। अच्छा और देखो, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एक तो वाटर मिल रहा है, बहुत सस्ता है, लिखना लिख लो चुपचाप से, और एक कैल्शियम नाइट्रेट मिल रहा है बेटे। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम रहा ये, नाइट्रेट रहा ये, कैल्शियम नाइट्रेट। अब बेटा कैल्शियम नाइट्रेट इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो क्या होगा CaNO3 ट्वाइस, ठीक है बेटा। ये भी 2 जो है ये पूरे NO3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे ऐसे हमने ट्वाइस लिखा उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बैलेंस करते हैं इसको, टेबल बनाएंगे। एलिमेंट LHS RHS, एलिमेंट में क्या है HNO Ca, चेक कर लो, देखो H दोनों में है लिख दिया, N है लिख दिया, O है दोनों में लिख दिया, Ca लिख दिया। एक बार तसल्ली से चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिल करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो 2 into 1 कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 3। कैल्शियम कितने दिख रहे हैं, 1। प्रोडक्ट पे चलते हैं। हाइड्रोजन कितने, 2। ऑक्सीजन कितने, देखो ऑक्सीजन देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन ये रहा, यहां कितना ऑक्सीजन है, 3, और ये 3 ऑक्सीजन के बाहर क्या लग रखा है, 2 लग रखा है, मतलब ये कुछ ऐसे है 10 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो क्या करते थे बचपन में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 10 की पावर 6 हो जाता था, है ना। तो ठीक उसी तरीके से
O है कितने 3 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए 6 और 1 7। तो ऑक्सीजन हो गए कितने बेटा, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 7। अच्छा नाइट्रोजन कितने हैं 2 और कैल्शियम कितना है 1। चलो अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। बताओ बैलेंसिंग किससे शुरू करोगे, क्योंकि भैया ये तो एकदम बस कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑड इवन है वो भी बहुत तगड़ा सा, हाइड्रोजन भी ऑड इवन हो रखा है अजीबोगरीब सा। चलो मैं बताता हूँ आप बैलेंसिंग करना किससे शुरू कर सकते हो। तीसरा गोल्डन रूल बैलेंसिंग के लिए। अब तक क्या क्या गोल्डन रूल बताए, अभी तक गोल्डन रूल बता दिए कि क्या कहते हैं जो है ऑड इवन देखो है ना, और इसके अलावा ऑड इवन देखने के बाद जो ऑड इवन पेयर बना रहा हो उस पेयर को सही करो, ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट को बैलेंस करने में कोई दूसरा बैलेंस हो गया तो वो बोनस पॉइंट है। ये रूल सुनो कि बेटा जिसमें लार्ज एटम डिफरेंस दिखे या जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उसको बैलेंस करो। तो लार्ज एटम डिफरेंस दिख रहा है 4 एटम्स का, इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, और ये देखो एन भी अलग है ओ भी अलग है, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे कितना है 1। क्या कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 6 और 2 8 ऑक्सीजन, ठीक है। एक ही साथ इतनी उथल पुथल हो गई। अब आओ बाजू में चलते हैं, बाजू में सही करते हैं, ठीक है। बाजू में देखो अगर यहां 2 लगा दोगे चलिए आइए देखिए, तो बेटा अगर मैं यहां H2O के आगे 2 लगा दूं तो 2 लगाने पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस। ये देखो 6 ऑक्सीजन ये थे और यहाँ पे 2 लगा दोगे तो 6 और 2 कितने 8 ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन 2 और 2 बैलेंस हो रखे और कैल्शियम पहले से ही बैलेंस है। लो खत्म। क्या किया हमने 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस that will give 2H2O plus CaNO3 twice, ठीक है बेटा खत्म। बैलेंसिंग हमारी फिनिश, ठीक है, पूरी बैलेंसिंग हो गई हमारी फिनिश। इसमें ट्विस्ट क्या था बेटे, इसमें ट्विस्ट ये था कि एलिमेंट दो जगह आ रहे थे। जैसे देखो ऑक्सीजन 2 जगह आ रहा था, ऑक्सीजन 2 जगह आ रहा था, हाइड्रोजन 2 जगह आ रहा था, तो इसमें बैलेंसिंग जो थी वो थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। और ये देखो कि हाइड्रोजन यहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड था, तो हमने क्या किया देखा आपने, जहां हाइड्रोजन ऑड था वहां इवन किया। समझ में आ रही बात, यहाँ हाइड्रोजन ऑड था 1 था तो इसको इवन किया था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन यहाँ पे ऑड था तो इसको इवन किया था, है ना। तो इस तरीके से बैलेंसिंग होती है खत्म। पर चैप्टर खत्म नहीं होता, कुछ छोटे से पॉइंट्स आपको बताने हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद फिर उन पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं, उसके बाद फिर चैप्टर कंप्लीटली फिनिश, ठीक है। चलिए बेटा ये बात सुनिए, तो लास्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। बेटा एक केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें उसमें से देखने को मिल सके। तो कुल 5 चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। सबसे पहला ऐड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऐड करना सीखिए। अगर कोई सॉलिड है तो उसके लिए S लिखिए, लिक्विड है तो उसके लिए L लिखिए, गैस है तो उसके लिए G लिखिए, और कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन पढ़ लिया हमने क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो कि पानी से बनते हैं। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखिए। मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जो कि वाटर में मिलाने से बना है, तो इसका मतलब आपको ये लिखना है NaCl एक्वस, ठीक है बेटा। अगर कोई प्रेसिपिटेट बन गया तो वो सॉलिड होगा, वाटर हमेशा लिक्विड रहेगा,
वाटर को अगर गर्म किया गया है, बॉईल किया गया है, तो स्टीम बन जाएगा। स्टीम गैसियस फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अपवर्ड एरो फॉर गैस, डाउनवर्ड एरो फॉर पीपीटी। अगर किसी रिएक्शन में आपको गैस निकलती हुई दिख रही है तो उसको अपवर्ड एरो से शो कर दीजिए। अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है तो डाउनवर्ड एरो से शो कर दीजिए। अच्छा, मैं करके दिखाऊं, चलो करता हूं। तो ये देखो, ये देखो Zn प्लस H2SO4। Zn क्या है? मेटल, हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉल्यूशन होगा तो एक्वस लिखेंगे, और इनको मिलाने से ZnSO4 बनेगा। ZnSO4 एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, गीला सॉल्यूशन होगा, तो एक लिख दिया। और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लिख दिया। अब बेटा गैस की टेंडेंसी होती है ना स्किप आउट करना, बाहर जाना, तो क्योंकि ये गैस बाहर जाएगी तो इस पे अपवर्ड एरो लगा दिया, खत्म। पीपीटी वाला भी दिखाऊं लो, पीपीटी वाला भी देख लो। पीपीटी वाले में कुछ ऐसे होगा, PbNO3 ट्वाइस का सॉल्यूशन लिया हमने तो ये एक्वस हो गया। इसके बाद से हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया तो ये भी एक्वस हो गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो PbI पोटेशियम आयोडाइड बन गया, जो कि सॉलिड था, एक पीपीटी था, क्योंकि अब पीपीटी है तो एरो नीचे दे दो। और इसके साथ क्या बन गया? KNO3, ये बन गया हमारा एक्वस। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, कि अगर कोई एसिड है या बेस है तो एसिड बेस की कंसंट्रेशन बताओ भैया। यानी कि अगर एसिड आपका कंसंट्रेटेड है या बेस कंसंट्रेटेड है तो उसके लिए CONC लिखो, कंसंट्रेटेड का एब्रिविएशन, ठीक है। और अगर वहीं कोई आपका एसिड या बेस डाइल्यूट है तो उसे दिल दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिल दे दो, दिल DIL, ठीक है। तो जैसे ये देखो, जैसे H2SO4 यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है तो इसके आगे मैं लिखूंगा DIL डॉट डाइल्यूट। अगर कंसंट्रेटेड होता तो CONC लिख देता। बात समझे? फोर्थ पॉइंट, कि बेटे हमने पढ़ा था ना गर्मा गर्म रिएक्शन में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक वो जिनमें की हीट बाहर जाती है, एक्सोथर्मिक, और एक वो जिनमें की हीट अंदर आती है, एंडोथर्मिक, है ना। तो बेटा बताओगे कैसे एग्जामिनर को कि हीट जा रही है कि आ रही है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चलो क्या करना है वो देखो। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्लस हीट लिखोगे, कहां पे लिखोगे ये भी सुन लो, प्रोडक्ट में, क्योंकि बेटे रिएक्शन होने के बाद हीट मिल रही है। बात समझ रहे हो? रिएक्शन होने के बाद एज अ रिजल्ट, एज अ प्रोडक्ट हीट मिल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लस हीट लिखोगे प्रोडक्ट साइड पे। और अगर वही रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक के केस में या तो प्लस हीट लिख लो, नहीं तो एरो के ऊपर हीट लिख दो, नहीं तो एरो के ऊपर ये त्रिकोना बना दो। ये त्रिकोना नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं डेल्टा। ये हीट का सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है ये, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इनमें से कोई एक कर सकते हो आप। और ये सारी चीजें आपको किस तरफ रखनी है? रिएक्टेंट की तरफ रखनी है। क्यों? क्योंकि बेटे हीट देने पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आपने हीट दी है तब रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, वो याद है चूना पानी बनाया था तो हीट निकली थी, देखो ध्यान से। CaO था, उसमें H2O डाला, CaO सॉलिड था, उसमें H2O लिक्विड डाला, उससे CaOH ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन बन गया और साथ में हीट निकली थी, तो प्लस हीट, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ और इधर ध्यान दो, जो 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 जो, जो, जो ये देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जब हम इनको हीट करते हैं तो इनसे CO2 बनता है। या इस हीट की जगह आप सिंपली डेल्टा लिख सकते हो, या यहां प्लस में हीट लिख दो, फिनिश। फिफ्थ एंड लास्ट चीज, केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को एड रिएक्शन कंडीशन, एड रिएक्शन कंडीशन। बेटे कई सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि अगर वो कंडीशन ना होती तो नहीं हो पाते। बात समझ रहे हो? अब आप अपने एग्जाम, ठीक है बेटा,
तो क्या कहा मैंने कि कई सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि अगर वो कंडीशन ना होती तो रिएक्शन ही नहीं हो पाता। तो हम कैसे बताएंगे कि इस कंडीशन के होने पे तब ये रिएक्शन हुई है? एग्जामिनर को ये चीज इन्फॉर्म करना जरूरी है, ये चीज बताना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इस वजह से हम रिएक्शन की कंडीशन सेट करते हैं। जैसे देखो, याद है जो H2O2 था, अगर H2O2 पे लाइट पड़ती थी तो वो H2O में और O2 में कन्वर्ट हो जाता था। बेटे अगर H2O2 पे लाइट ना पड़ती तो ये रिएक्शन ही ना होता। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से। तो बताओगे एरो पे लिख के कि लाइट की वजह से रिएक्शन हुआ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये देखो CO2 ठीक है, CO2 plus H2O that will give C6H12O6। ये देखो बेटा, ये देखो लास्ट कि बेटा CO2 और H2O इन दोनों को जब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में मिलाया जाता है तो इनसे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर क्लोरोफिल और सनलाइट ना होते तो क्या इन दोनों को मिला के ग्लूकोज बनता? नहीं बनता। तो ये हम कैसे बताएंगे किसी को? एरो पे लिख के। ठीक है बेटा, तो ये 5 तरीके हैं हमारे केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। अच्छा लास्ट वन कि बेटा आपने केमिकल इक्वेशन लिखी, उसे बैलेंस भी कर दिया, उसे इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फुल्ली लेबल भी कर दिया। फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या कुछ ऐसा है जो उस केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पता लगाया जा सकता है, या हमें नहीं पता या नहीं पता चलेगा? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ है। और वो क्या है वो ध्यान से सुनो। एक फुल्ली बैलेंस और लेबल केमिकल इक्वेशन को देख के भी आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रिएक्शन कितना टाइम लेगा प्रोसीड होने में, आप ये नहीं बता सकते हो। तीसरी चीज कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है, आप ये नहीं बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि ये देखो C+O2 दैट गिव्स CO2, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पता लग रहा है देख के? नहीं लग रहा है। यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में रहेगा, CO2 भी गैस होगी। लो फुल्ली लेबल भी कर दिया। पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है कुछ। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बीच में कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, ये सारी चीजें भी आपको एक फुल्ली लेबल बैलेंस इक्वेशन नहीं बता सकती। तो सवाल ये है कि भैया फिर वो हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटे बड़े होने पे पता लगेगा। ठीक है, बड़े होने पे जब आप 11th 12th में जाओगे तब मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिलहाल 10th अच्छे से पढ़नी है। तो चलो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए मस्त। अब इसके नोट्स वगैरह आप आराम से बनाओ और उसके बाद फिर मिलते हैं। बात करो फिर आप लोग, है ना, कि आगे की क्लासेस कैसे होंगी उसके बारे में। अगर आपको क्वेरीज हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सारी चीजें हैं डिटेल में, आप कॉल कर सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं कि आगे की वीडियो लेसन अगर चाहिए तो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर। जय हिंद।